हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम, जिसका ऑल पेपर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पेपर कोड है PS06। पॉलिटिकल साइंस है। बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर के लिए है। पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड है PS06, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला खंड है ए। खंड है ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो सभी 2 नंबर के होंगे। 14 नंबर के हाथ शून्य होंगे। पहले क्वेश्चन है, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, कूटनिरपेक्षता का अर्थ है कोई देश किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट जैसे अमेरिका या सोवियत संघ गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए। भारतीय इस नीति का प्रमुख समर्थन रहा है। ये मिनट कुछ गलत हो गया इसमें। शीत युद्ध का परिभाषा ये है, शीत युद्ध की परिभाषा है कि शीत युद्ध वह स्थिति थी जिसमें अमेरिका सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, वैचारिक तनाव बन रहा है। यह युद्ध मुख्य से 1945 से 1951 तक चला। और इस दूसरा का स्तर यह है, गुट निरपेक्ष सिद्धांत की परिभाषा। गुट निरपेक्ष का अर्थ है कोई देश किसी भी सैन्य राजनीतिक गुट जैसे अमेरिका, सोवियत संघ गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाए। भारत इस नीति का प्रमुख समर्थन रहा है। उत्तर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऊपर नीचे हो गया। अलग इसमें पंचशील समझौता क्या है? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था। इसके 5 सिद्धांत है। एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारंपरिक लाभ, शांतिपूर्ण से स्थिति। अगले क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद वीटो पावर प्राप्त राज्य के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, 4 नंबर फ्रांस, 5 नंबर है चीन। ये 5 देश हैं। अलग इसमें ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा घोषित किया गया है। इसके अनुसार अमेरिका उन देशों की सहायता करेगा जो साम्यवाद के प्रभाव से खतरे में है, ताकि साम्यवाद को फैलाने से रोका जा सके। अलग इसने कुवैत पर इराकी आक्रमण के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के प्रमुख कारण थे कुवैत पर तेल संसाधनों पर कब्जा करने की इच्छा, इराक का आर्थिक संकट, कुवैत पर इराक का ऐतिहासिक दावा, तेल उत्पादन बढ़ाकर कुवैत द्वारा तेल की कीमत गिराना। एलिगेशन है, प्रायोजित आतंकवाद को समझाए। प्रायोजित आतंकवाद को समझाए। तो उत्तर है, जब कोई देश गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी संगठनों को धन, हथियार, प्रशिक्षण या आश्रय देता है तो उसे प्रायोजित आतंकवाद कहा जाता है। इसका उद्देश्य दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाना होता है। अगला है खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 4 नंबर का 4 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के।
पहला क्वेश्चन है मार्गोनोथोव के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों को समझे। तो उत्तर है हैंस जे मार्गोथोव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल अमोन्स नेशनल में राजनीति यथार्थवाद के 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवाद से हटाकर व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण से समझाना था। पहला सिद्धांत यह है कि राजनीतिक मानव स्वभाव में नियत नियमों द्वारा शासित होता है, अर्थात मनुष्य स्वार्थी और शक्ति लोलुप होता है, इसलिए राज्य का व्यवहार भी वैसा ही होता है। दूसरा सिद्धांत कहलाता है कि राष्ट्रीय हित का शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व, सुरक्षा और प्रभाव को बनाए रखने के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। तीसरा सिद्धांत यह बताता है कि शक्ति का स्वरूप स्थिर नहीं होता, बल्कि समय, परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। चौथा सिद्धांत है नैतिकता और राजनीति के संबंध को स्पष्ट करता है, जिसके अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को सीधे राज्य की नीति पर लागू नहीं किया जा सकता। राज्य को व्यवहारिक नैतिकता अपनानी पड़ती है। पांचवा सिद्धांत यह मानना है कि किसी भी राष्ट्र की नैतिकता को संपूर्ण मानवता की नैतिकता नहीं माना जा सकता है। छठा और अंतिम सिद्धांत यह है कि राजनीति का एक सवितीय क्षेत्र है, जिसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या नैतिकता से अलग रूप में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार मार्गोथोव का यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति और हित व्यवहारिकता के आधार पर समझने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के आधारभूत विशेषता का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है भारतीय विदेश नीति का विकास स्वतंत्रता के बाद एक संतुलित नैतिकता दृष्टिकोण के साथ हुआ। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता गुटनिरपेक्षता रही है। इसके अंतर्गत भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाई है। पंचशील सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण आधार रहा है, जिसमें शांतिपूर्ण स्थितियों, अनाक्रमण से प्रभुत्व का सम्मान शामिल है। भारत ने सदैव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद का विरोध किया है तथा एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ एकजुटता दिखाई है। भारतीय विदेश नीति की एक अन्य विशेषता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसका परिणाम संयुक्त राष्ट्र और शक्ति अभियानों में भारत की सक्रिय भूमिका से मिलता है। समय के साथ भारतीय विदेश नीति अधिक व्यवहारिक हुई, जिसमें राष्ट्रीय हित, आर्थिक कूटनीति, सामरिक सहायता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समर्थन दिया गया। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ करना भी इसकी प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद और यथार्थवाद को संतुलित मिश्रित रही है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से ही भारत की इसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत ने उपनिवेशवाद, रंग भेद, नस्लीय भेदभाव के विरोध संयुक्त राष्ट्र में सशक्त भूमिका निभाई। शांति स्थापना,
अभियान में भारत विश्व के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। भारत ने विकासशील देशों की समस्याओं, गरीबी, निरक्षरता और असमानता जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्य की मांग करता रहा और जो इसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। भारत में मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दे पर भी सकारात्मक योगदान दिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका रचनात्मक, जिम्मेदार और प्रभावशाली रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आणविक नीति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भारत की आणविक नीति मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मरक्षा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर आधारित रही है। प्रारंभ में भारत ने परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण विकास के लिए किया गया, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के कारण भारत ने 1914 में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1998 के पोखरण सेकंड परीक्षणों के बाद भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार आणविक शक्ति के रूप में स्थापित किया। भारत की आणविक नीति का मूल सिद्धांत न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध है, जिसका अर्थ है कि भारत केवल उतनी ही आणविक क्षमता रखेगा जितनी उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत ने पहले प्रयोग करने नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई। नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत आक्रमण नहीं। भारत ने परमाणु अपसार का समर्थन किया, लेकिन भेदभावपूर्ण एनपीटी और सीटीबीटी का विरोध किया। इस नीति का उद्देश्य संतुलन बनाए रखते हुए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, ईरान इराक संघर्ष के कारणों को ले कीजिए। तो उत्तर है, ईरान इराक संघर्ष 1980 से 1981 के पीछे अनेक राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण थे। दोनों देशों के बीच अल अरब जलमार्ग को लेकर सीमा विवाद प्रमुख कारण था। ईरान के इस्लामी क्रांति के बाद इराक को शहरी प्रभाव फैलने का भय था। क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिष्ठिता और तेल संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा भी संघर्ष का कारण बनी। इसके अतिरिक्त बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप और हथियारों की आपूर्ति ने युद्ध को और लंबा किया। यह संघर्ष पश्चिमी एशिया के राजनीतिक अस्थिरता में बड़ा कारण बना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्क की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC की स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। सार्क का लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इस संगठन ने व्यापार, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित किया है। हालांकि भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही, फिर भी सार्क ने दक्षिण एशिया में सहयोग का मंच प्रदान किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सार्क की पहचान सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भारत पर लेख लिखिए। तो तरह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या में से एक है और भारत इससे लंबे समय से प्रभावित रहा है। सीमा पार आतंकवाद, अलगवादी हिंसा और प्रायोजित आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध कड़े कानून बनाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत
भारत ने व्यापक आतंकवाद विरोधी संधि की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि आतंकवाद का कोई धर्म औचित्य नहीं होता है और इसे पूरी मानवता के विरोध अपराध माना जाता है। अल्केशन ने सुरक्षा परिषद के वीटो पावर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के विशेष अधिकार हैं जो उसके 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को प्राप्त है। इस अधिकार के माध्यम से कोई भी स्थायी सदस्य परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकता है, चाहे उसके पक्ष में कितने भी देश क्यों न हो। वीटो पावर का उद्देश्य है महाशक्तियों को संयुक्त राष्ट्र से जोड़ रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में उनकी सहमति सुनिश्चित करना था। लेकिन व्यवहार में यह अधिकार कई बार परिषद के कार्य में बाधा बन जाता है। इसके कारण कई गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर निर्णय नहीं हो पाता। संगठन की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। आज अनेक देश वीटो पावर में सुधार या इसकी सीमित प्रयोग की मांग कर रहे हैं ताकि सुरक्षा परिषद अधिक लोकतांत्रिक प्रभावी बन सके। और अभी है खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर के, जो 28 नंबर के होंगे। 14 2 के आएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के निर्धारकों और सिद्धांत को उजागर कीजिए। भारत की विदेश नीति का निर्धारक और सिद्धांत। भारत की विदेश नीति का निर्माण ऐतिहासिक अनुभवों, राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभाव से हुआ है। इसके निर्धारक तत्वों, मार्गदर्शक सिद्धांत दोनों मिलकर भारत के बाह्य संबंधों की दिशा तय करते हैं। विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक में सबसे पहले भौगोलिक स्थिति आती है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित एक विशाल देश है जिसके पड़ोस में चीन, पाकिस्तान जैसे संवेदनशील राष्ट्र तथा हिंद महासागर जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। दूसरा निर्वाचक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। औपनिवेशिक शोषण के अनुभव ने भारत को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध प्रेरित किया। तीसरा निर्धारित राष्ट्रीय हित हैं जिसमें सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा, आवश्यक क्षेत्रीय स्थिरता शामिल है। चौथा निर्धारक आंतरिक परिस्थितियाँ यह हैं जैसे राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक क्षमता, जनसंख्या और तकनीकी विकास। इनके अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, महाशक्तियों की राजनीति, वैश्विक संस्थाएं तथा क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। नेतृत्व की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक रही है, जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान नेतृत्व की सोच ने नीति की प्राथमिकताओं को आकार दिया। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत नैतिकता और यथार्थवाद का संतुलन प्रस्तुत करते हैं। गुटनिरपेक्षता इसका प्रमुख सिद्धांत रहा है, जिसके अंतर्गत भारत ने किसी भी शक्ति गुट से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। पंचशील सिद्धांत संप्रभुत्व का सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्ण से अस्तित्व, भारत के बाह्य संबंधों की नैतिकता,
आधारशिलता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग समर्थन का भारत की नीति का केंद्रीय तत्व है, जिसका परिणाम संयुक्त राष्ट्र में इसकी सक्रिय भूमिका से मिलता है। भारत उपनिवेशवाद, नस्लवाद और रंगभेद का विरोध करता है तथा विकासशील देशों के साथ एकजुटता पर बल देता है। समय के साथ राष्ट्रीय हित, सामरिक स्वायत्तता, आर्थिक कूटनीति, बहुधुरी विश्व व्यवस्था का भी समर्थन भी प्रमुख सिद्धांत बने। इस प्रकार भारत की विदेश नीति विविध निर्धारक प्रभावित होते हुए स्पष्ट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रही है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आशय उस वैकल्पिक और न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच विद्यमान आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। यह अवधारणा मुख्यतः विकासशील देशों द्वारा 1970 के दशक में प्रस्तुत की गई है ताकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण बनी असंतुलित आर्थिक संरचना को बदला जा सके। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य विश्व के आर्थिक संसाधनों और व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों पर केवल विकसित देशों के प्रभुत्व को समाप्त करना है तथा विकासशील देशों को समान अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत कच्चे माल उचित मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न्याय, विकासशील देशों के लिए तकनीकी हस्तांतरण, विदेशी निवेश पर नियंत्रण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियमन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाना जैसी मांगें शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा 1974 में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना संबंधित प्रस्ताव पारित किया, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों को व्यापक समर्थन मिला है। यद्यपि व्यवहार में इसके सभी लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सके, फिर भी इस अवधारणा ने वैश्विक आर्थिक विमर्श और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियों एवं मुद्दों पर लेख लिखिए। तो तरह समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियों एवं मुद्दे। 21वीं सदी के समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यह पारंपरिक शक्ति संतुलन के साथ साथ नए राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी आयाम उभर कर सामने आए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, किंतु वर्तमान समय में बहुविधता की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें अमेरिका के साथ साथ चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत जैसे वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। महाशक्तियों के बीच सांसारिक प्रतिस्पर्धा, विशेषकर अमेरिका चीन तनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। आर्थिक वैश्वीकरण समसामयिक राजनीतिक एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है, जिसमें विश्व को आपस में जोड़ा है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक असमानता, संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध जैसी समस्या भी सामने आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की भूमिका बढ़ने से राज्यों की संप्रभुता पर भी प्रश्न उठे हैं, जिसके अंतरिक्ष विकासशील देशों की आर्थिक आकांक्षा और नई
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग आज भी प्रासंगिक बनी है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी नई चुनौती उभरी हैं। पारंपरिक युद्धों के स्थान पर आतंकवाद, साइबर युद्ध, जैविक सुरक्षा और आंतरिक संघर्षों के वैश्विक शांति के लिए खतरा उत्पन्न किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसने कई देशों की आंतरिक और बाह्य नीतियों को प्रभावित किया है। परमाणु अपसार, हथियार नियंत्रण और क्षेत्रीय संघ जैसे पश्चिमी एशिया और यूक्रेन संकट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समसामयिक वैश्विक राजनीति के केंद्रीय विषय बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और सतत विकास की चुनौती ने देशों को सहयोग के लिए बाध्य किया है। पेरिस जलवायु समझौता जैसे प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि साथ ही मानव अधिकार, शरणार्थी संगठन, लैंगिक समानता, लोकतंत्र परिणाम अधिनायकवाद जैसे वैचारिक मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में प्रमुख स्थान रखते हैं। इस प्रकार समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुआयामी, जटिल, गतिशील है, जहाँ शक्ति, सहयोग, संघर्ष और वैश्विक जिम्मेदारी सभी तत्व एक साथ कार्य कर रहे हैं। भविष्य की विश्व की राजनीति इन्हीं उभरती प्रवृत्तियों और मुद्दों के संतुलन पर निर्भर करेगी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कैलाश लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीओएमओ कोटा एग्ज़ाम संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी क्लासें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लगाई जा रही हैं सभी सब्जेक्ट की। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी आपको क्लास से संबंधित। अलग क्वेश्चन है, सभ्यताओं के संघर्ष पर सैमुअल पी हंटिंगटन के विचार की व्याख्या कीजिए। सूत्र है, सभ्यताओं के संघर्ष पर सैमुअल पी हंटिंगटन के विचार। सैमुअल पी हंटिंगटन के शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीतिक प्रकृति को समझाने के लिए सभ्यताओं के संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने 1993 में एक लेख तथा 1996 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में यह प्रतिपादित किया कि भविष्य में वैश्विक संघर्ष का मुख्य कारण न तो वैचारिक मतभेद होंगे और न ही केवल आर्थिक हित, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत विभिन्नता होगी। हंटिंगटन के अनुसार विश्व को प्रमुख सभ्यता में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पाश्चात्य, कम्युनिस्ट, चीनी, इस्लामी, हिंदू, जापानी, स्लाव, ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी सभ्यता। उनका तर्क था कि प्रत्येक सभ्यता की अपनी ऐतिहासिक परंपराएं, धर्म, मूल्य और जीवन दृष्टि होती हैं जो अन्य सभ्यताओं से भिन्न होती हैं। शीत युद्ध के दौरान संघर्ष विचारधाराओं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच था, लेकिन शीत युद्ध के बाद यह संघर्ष सभ्यताओं के बीच स्थानांतरित हो गया। हंटिंगटन के विशेष रूप से पश्चिमी और इस्लामी तथा पश्चिमी कम्युनिस्ट सभ्यता के बीच तनाव की संभावना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता अपने मूल्य जैसे लोकतंत्र,
मानवाधिकार उदारवाद को सार्वभौमिक मानती हैं, तो विज्ञानीय सभ्यता उन्हें पश्चिमी प्रभुत्व के रूप में देखती हैं। इससे सभ्यता के फाल्ट लाइन्स पर संघर्ष उत्पन्न होता है, जैसे बाल्कन क्षेत्र, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया। हंटिंगटन का यह भी मत था कि भविष्य की राजनीति में राष्ट्र राज्य महत्वपूर्ण बने रहेंगे, लेकिन उनकी नीतियां सभ्यगत पहचान से प्रभावित होंगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सभ्यता के बीच संवाद और सही गुणवत्ता नहीं बढ़ाई गई तो वैश्विक अस्थिरता बढ़ सकती है। यदि भी इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई, इससे अति सरलीकरण और टकराव को बढ़ावा देंगे और फिर भी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समझौते के विचार अत्यंत परिभाषित हुआ है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बायोलॉजी क्लासेस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें, जिससे वीएमओ कोटा संबंधित क्लास संबंधित यहाँ पर आपको सूचना मिल जाएगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट क्लास के लिए भी कौन सब्जेक्ट की लाइए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।